जय हिंद। पीडी मीना कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न मीना आज आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रक्त यानी ब्लड। ब्लड पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। अब ये कोशिका एक नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलकर बनता है मानव शरीर। और जो ये कोशिका है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये भी किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका अंग से। कोशिका अंग से। वो कौन से कोशिका अंग है? वो है राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और केंद्रक। तो स्टूडेंट बेसिकली हम पढ़ते हैं तो हमको ध्यान देना है कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है। हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई ये कोशिका, और वो कोशिका अंगों से मिलकर बनी है, जिसमें राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, एक और है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर बनता है अंग, अंग मिलकर बनता है मानव शरीर। यहां पर दो प्रश्न और बनेंगे। उनमें है एक हमारा, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। और एक और प्रश्न बनता है केंद्रक। केंद्रक जो कि कोशिका के अंदर एक कोशिका अंग है, इसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास तीन प्रश्न बन रहे हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई ये कोशिका। पहला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है कि जो केंद्रक है कोशिका के अंदर पाया जाता है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। एक और प्रश्न बनता है जो मैंने आपसे यहां दोहराया है, मानव शरीर। तो एक प्रश्न बनता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रक्त। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बेसिक बताने लगा था, अब मैं आपको टॉपिक की तरफ ले चलता हूं, रक्त। रक्त जो है, इसका पहले हमारे जहन में एक बात आती है कि रक्त का रंग कैसा है। तो रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। क्या होता है मनुष्य के रक्त का रंग? लाल। रक्त का जो कलर है वो है लाल। ये किसकी वजह से होता है? एक रंजक पाया जाता है रक्त में जिसका नाम है हीमोग्लोबिन रंजक। हीमोग्लोबिन रंजक। तो हमारे पास एक और प्रश्न यहां पर जनरेट हो गया, वो है, टॉपिक है हमारा रक्त। इससे एक प्रश्न है हमारे दिमाग में कि ब्लड रेड होता है क्यों? तो वो मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन रंजक की वजह से। एक दो प्रश्न यहां पर एग्जाम में आते हैं, वो साइड में आपको बता देता हूं। ऐसे ही हमारी आंखें दो तीन कलर की होती है, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, ब्लू आइज। उसका वो डिपेंड करता है आइरिस पर, आइरिस रंजक पर। पत्तियां हरी होती है किस रंजक की वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। मनुष्य की त्वचा का रंग भी निर्भर करता है, सांवला, ब्लैक और गेहुआ कलर, वो निर्भर करता है मिलानिन रंजक पर, मिलानिन पिगमेंट पर। तो हमने यहां पर 4-5 प्रश्न और दिमाग में दोहरा लिए, जनरेट कर लिए। वो है रक्त का रंग। मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन रंजक की वजह से। और बाकी हमारे पास एक दो प्रश्न ऐसे हैं कि आंखें लाल, आंखें ब्राउन होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है आइरिस रंजक की वजह से, पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल रंजक की वजह से, और मनुष्य के रंग अलग अलग होता है मेलेनिन पिगमेंट की वजह से।
तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं ब्लड पे। तो मनुष्य का रंग जो है, मनुष्य के रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन रंजक की वजह से। अब रक्त है क्या? रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अब स्टूडेंट सेकंड यहां पर कि रक्त का स्वाद कैसा होता है, तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि पीएच मान जो है 7 के नीचे आते हैं एसिड और 7 से ऊपर 7 से 14 आते हैं बेस। तो ब्लड का जो पीएच मान है वो है 7.4। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के रक्त का जो स्वाद है वो क्षारीय स्वाद का होता है। तीसरे नंबर पे ये वजन का 7% होता है और महिलाओं में ये 1/2 लीटर ब्लड कम रहता है। ये हमारे ब्लड से पॉइंट बनते हैं। रक्त का एक मोस्ट प्रश्न है, मनुष्य रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब ये स्वाद में क्षारीय होता है। स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्लड में क्या क्या इसके कंपोजिशन है, क्या क्या इसके घटक हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ब्लड जो है, जो ब्लड है वो 2 भागों से मिलकर बना है। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा, रुधिराणु। रक्त का 60% हिस्सा जो है प्लाज्मा रहता है और रुधिराणु 40% हिस्सा रहता है। रुधिराणु को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड कॉर्प्यूल्स, ब्लड कॉर्प्यूल्स। अब ये 40% हिस्सा रुधिराणु हो गया, ये भी आपका 3 भागों में डिवाइड है। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट, यानी ब्लड प्लेटलेट मींस रक्त बिंबाणु, इसको हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी स्वाद में क्षारीय होता है। रक्त 2 घटकों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्प्यूल्स या रुधिराणु। प्लाज्मा जो है ये 60% हिस्से को बनाती है, मतलब कि रक्त में 60% प्लाज्मा पाई जाती है। अब प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि जो ये प्लाज्मा है इसमें 90% प्लाज्मा में जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% सोल्ट होता है, 0.1% अदर कंटेंट रहते हैं। अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? फंक्शन यानी कि प्लाज्मा का कार्य। प्लाज्मा का कार्य है हार्मोन को अंगों तक संवहन करने का काम रहता है। हार्मोन को शरीर के अंगों तक संवहन करने का काम रहता है, और जो हमने आवश्यक भोज्य तत्व या पदार्थ ग्रहण किए हैं उनके भी संवहन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद प्लाज्मा से एक प्रश्न और बन जाता है, प्रश्न यह है सीरम। सीरम क्या है? सीरम, सीरम SERUM, सीरम। स्टूडेंट यहां पर सीरम जो है जब प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो बचे हिस्से को सीरम कहते हैं। स्टूडेंट मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, सीरम के बारे में पूछ लेते। सीरम क्या है? सीरम जो है प्लाज्मा में से जब फिब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो उस हिस्से को सीरम कहा जाता है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अगला, यहां पर दूसरा रक्त का पार्ट है ब्लड कॉर्प्यूल्स।
स्टूडेंट यहां पर हमारे पास जो है अगला पॉइंट यहां पर बनता है, रक्त में आपका बनता है यहां पर रुधिराणु। इसमें हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। तो यहां पर स्टूडेंट जो है आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी जो है यहां पर पहली बात आती है लाल रक्त कणिकाएं होती क्या है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो है ये इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। कहां निर्माण होता है इसका? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। तो यह प्रश्न एग्जाम में आता है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? यकृत या प्लीहा में। इसलिए लीवर या स्प्लीन को आरबीसी की कब्र कहते हैं। मोस्ट प्रश्न है। तो आरबीसी मरती कहां पर है? यकृत या और प्लीहा में। आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी है? आरबीसी की लाइफ साइकिल है 20 से 120 दिन। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का जो आकार है वो उभयतल होता है, उभयतल होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में। लेकिन यहां पर कभी आपसे पूछ लेता है कि अपवाद कौन है, तो ऊंट या लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त लाल रंग का होता है। और आरबीसी का मुख्य काम है ऑक्सीजन को पकड़ के बॉन्ड बनाना और CO2 को बॉन्ड बना के बाहर की ओर छोड़ना। आरबीसी की काउंटिंग हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। आरबीसी की जो गणना है हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। इसके बाद आरबीसी 5% हम जब सोते हैं तब कम हो जाती है। और पहाड़ियों पर जैसे हम 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अब आरबीसी के बाद हमारे पास रक्त का एक और पार्ट है यानी रुधिराणु, जो भी 3 हिस्से से मिलकर बना है वो है हमारे पास WBC। WBC जो है WBC को हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसको एक और नाम है इंग्लिश में ल्यूकोसाइट। तो स्टूडेंट यहां पर WBC जो है इसका निर्माण कहां होता है? तो WBC का निर्माण बोन मैरो में होता है यानी अस्थि मज्जा में भी होता है, लीवर में भी होता है, लिम्फ नोड में भी होता है। इसके बाद इसकी मृत्यु कहां होती है? तो WBC की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका जीवन काल, WBC का जीवन काल या लाइफ साइकिल 2 से 5 दिन की रहती है। और WBC का श्वेत रक्त कणिकाओं का 70% भाग न्यूट्रोफिल कणिकाओं से बना होता है, कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी वजह से, इन न्यूट्रोफिल कणिकाओं की वजह से WBC इम्यूनिटी में मेन रोल प्ले करती है। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो है वो WBC की वजह से होती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो WBC उसको भगाने का काम करती है और हमें न्यूट्रोफिल की वजह से वो उसको मार देती है। इसके बाद थोड़ा सा और बचा हमारा टॉपिक। तीसरा पार्ट है हमारा
ब्लड प्लेटलेट, यानी कि रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु जो है स्थनी में पाया जाता है और ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, जमने में मदद करता है। कौन? रक्त बिंबाणु। स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास हमने आज हमारा जो टॉपिक पढ़ा है उसका नाम है ब्लड, यानी रक्त। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन रंजक की वजह से। दूसरा प्रश्न यहां बनता है तो वो है रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। तीसरा प्रश्न बनता है रक्त किनसे मिलकर बना है? तो दो भागों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्प्यूल्स। प्लाज्मा क्या है? रक्त के अंदर 60% हिस्से में पाई जाती है और आवश्यक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। उसमें एक प्रश्न बनता है सीरम क्या है? तो सीरम से प्रश्न आता है तो जब प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो उस हिस्से को बोलते हैं सीरम। फिर हमारा रक्त जो एक और चीज से मिलकर बना रुधिराणु, वो 3 भागों में बनी है। 3 भागों से रुधिराणु या ब्लड प्लेटलेट्स बने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। तो मैंने स्टूडेंट ये समझा दिया है। अब हमारे मन में एक बात और आती है कि किसी भी व्यक्ति का रक्त निकाल के दूसरे व्यक्ति में हम डाल सकते हैं क्या? तो ये कदापि संभव नहीं है। अगर आपने बिना ब्लड टेस्ट किए किसी का भी ब्लड किसी में भी चढ़ाया तो उसका ब्लड जिस तरह से दूध फटता है वैसे ही ब्लड फट जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस काम को क्लियर करने के लिए सन 1900 में एक वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 में यह पता किया कि रक्त के अंदर एक प्रोटीन होता है। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ब्लड हर किसी का ब्लड किसी में भी नहीं चढ़ाते। इसके कंफर्मेशन करने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में एक पता किया व्यक्ति के अंदर एक प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है उसका? ग्लाइकोप्रोटीन। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो मनुष्य के अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ये एक एंटीजन भी है, ये एक एंटीजन भी है। इस आधार पे बताया कि मनुष्य के अंदर 2 तरह के एंटीजन होते हैं, ए और बी। और उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर रक्त समूह 4 प्रकार के हैं। रक्त समूह 4 प्रकार के हैं। किसके आधार पे बोला उन्होंने? ग्लाइकोप्रोटीन। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि रक्त समूह की खोज सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने करी। कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि मनुष्य के रक्त के अंदर एक प्रोटीन या होता है जिसका नाम ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन भी कहते हैं। यदि मनुष्य के रक्त के अंदर 2 ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं, ए और बी। इस आधार पर उन्होंने कहा कि रक्त समूह 4 प्रकार का है। अगर मनुष्य के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो उस व्यक्ति का रक्त समूह ए होगा और एंटीबॉडी उल्टी होगी। एंटीबॉडी ए है तो बी रहेगी। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से 2 प्रश्न इजी बनते हैं कि मनुष्य के रक्त के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एंटीजन होता है। यदि ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो कह सकते हैं भैया उसका रक्त समूह ए है और उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी। यदि ग्लाइकोप्रोटीन बी है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर रक्त समूह बी है और उसके अंदर एंटीबॉडी ए होगी। यदि उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी दोनों हैं तो हम कह सकते हैं कि रक्त समूह ए बी होगा और उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी।
और यदि उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन कोई सी भी नहीं है तो उसका रक्त समूह O होगा और उसके अंदर एंटीबॉडी AB रहेगी। इसीलिए स्टूडेंट यहां पर एक प्रश्न बनता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह O है और सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप AB है। अब क्यों है तो मैंने इस चार्ट के माध्यम से क्लियर कर दिया है कि मनुष्य के रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन रहती है। ऐसा कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि यदि उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन A है तो उसका रक्त समूह A होगा, उसके अंदर एंटीबॉडी B होगी। यदि ग्लाइकोप्रोटीन उसके अंदर B है तो रक्त समूह भी B होगा, एंटीबॉडी A रहेगी। अगर उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन दोनों हैं तो रक्त समूह A भी रहेगा, एंटीबॉडी कोई सी नहीं रहेगी। इसी वजह से इसको रक्त को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। कोई सा भी ब्लड इस व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं AB को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है और ग्लाइकोप्रोटीन उसके अंदर नहीं है, यानी कि A और B नहीं है तो समझ लीजिए उसके अंदर एंटीबॉडी AB रहेगी, इसलिए उस सर्वदाता O को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने आपको रक्त के बारे में पढ़ाया। महत्वपूर्ण 10 से 20 प्रश्न यहां बनते हैं और अगर मेरा पढ़ाना आपको बेहतर लगा तो मुझे आप सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।